नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश व्यास। अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे कुछ एक शब्द कहूँगा कि अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज आपके लिए जो प्रयास कर रही है, आप उसमें अच्छा सहयोग दे रहे हैं। हमारे अच्छे व्यू, लाइक, सब्सक्राइबर भी अच्छे आ रहे हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इसका पहुँच सके। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करो, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। और जो अपना टॉपिक है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है और उसमें भाग घट को अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, जो भाग 2 मैंने पढ़ाए उसके साथ आगे बढ़ता हूँ। और अब मैंने आपको बताया कि मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में उल्लेखित है। तो अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान में रखना दोस्तों, 12 से लेकर 35 तक। लेकिन मैंने कल आपको केवल अनुच्छेद 12 व अनुच्छेद 13 विस्तार से समझाया था दोस्तों। कैसे समझाया था? विस्तार से। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 12 व 13 के बाद जो मौलिक अधिकार शुरू होते हैं वो है आपके पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार? समानता का अधिकार। और इसमें मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। अनुच्छेद है 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक इसमें अनुच्छेद है। प्यारे मित्रों, दोस्तों ध्यान रखना। सबसे पहले आज मैं बात करने जा रहा हूँ समानता के अधिकार। समानता के अधिकार की बात करते हुए मैं आपको कुछ एक तथ्य और बताना चाहता हूँ। दोस्तों अपन ने प्रस्तावना का अध्ययन किया है पहले की क्लासों में, आप देख लेना। अपन ने एक टॉपिक पढ़ा है प्रस्तावना उद्देशिका, उसमें भी एक शब्द आया है समता, कि 2 प्रकार की अवसर व प्रतिष्ठा की समता। 2 प्रकार की समता समानता की बात की गई। कहाँ पर दोस्तों? प्रस्तावना में। कहाँ पर बात की गई? प्रस्तावना में। और उसमें से एक जो अवसर की जो समता या समानता है, इसका उल्लेख प्रस्तावना में भी है प्यारे दोस्तों। और इसी का उल्लेख एक आपके कहाँ पर है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में भी इसका उल्लेख है समता का। और इसी समता की अगर अपन बात करें तो इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 14। अवसर की समानता का उल्लेख तो आपके अनुच्छेद 14 प्रस्तावना में है। लेकिन अगर मैं बात करूं समता की, तो अनुच्छेद 14 में समता क्या है या समानता क्या है, इसको थोड़ा आप समझना। यहाँ तक समझ में आया समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर बात हुई समता या समानता का जो है प्रस्तावना में 2 प्रकार की है, अवसर व प्रतिष्ठा की समानता। उसमें से जो अवसर की समानता है वो और कहाँ पर उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 16 में भी अवसर की समानता का उल्लेख है और प्रस्तावना में भी अवसर की समानता का उल्लेख है प्यारे दोस्तों मित्रों। इसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे और मैं बात करूंगा अनुच्छेद 14 की। इसकी बात करता हूं दोस्तों। अनुच्छेद 14 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना। अनुच्छेद 14 2 बातें बताता है दोस्तों, ध्यान रखना। अनुच्छेद 14 कितनी बात करेगा? अनुच्छेद 14 पहले दोस्तों 2 बात करता है, ध्यान रखना। जैसे अनुच्छेद 14 की बात आई तो ये मत समझना कि अनुच्छेद 14 में केवल विधि की समानता, जैसे अपन ने कल इस पर बात भी की थी हल्की सी। एक तो अपन ने इसमें बात की थी विधि की
या विधि के समक्ष समानता। ये उदाहरण अपन ने ब्रिटेन से ली थी, ये अपन ने कल भी अध्ययन में देखा था, थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ। और एक है विधि या कानून का समान संरक्षण। ये प्यारे दोस्तों अपन ने यूएसए से लिया है। ये बातें अपन ने क्या कल समझी थी। विधि के समक्ष समानता क्या होती है, एक बार फिर से समझ लेना। विधि के समक्ष समानता क्या है? विधि के समक्ष समानता यानी कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे वो कितने बड़ा पैसे वाला धनवान व्यक्ति है, चाहे निर्धन है, चाहे वो कितना ही बड़ा पदाधिकारी है, चाहे किसी भी उम्र का है, लिंग का है, वो विधि के समक्ष क्या है, सभी व्यक्ति किसी भी लिंग का, धर्म का हो, सभी समान है। ब्रिटेन के एक व्यक्ति है डाइसी की अवधारणा है कि लोग के सामने विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, वहीं से इसको स्वीकार किया गया है। उसके बाद है मेरे दोस्तों कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कानून का समान संरक्षण क्या कहता है? ये कहता है कि सभी व्यक्ति एक समान कानून के समक्ष नहीं हो सकते। जैसे मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है और राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है, इस भर्ती के अंतर्गत जैसे मान लीजिए 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर की दौड़ करनी है। पहले दोस्तों कितनी दौड़ करनी है? 100 मीटर की अगर दौड़ करनी है तो ध्यान से देखना, विधि के समक्ष समानता तो ये कहती है कि जो भी इस वैकेंसी में भाग ले रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो, पुरुष कैसा, चाहे वो सामान्य पुरुष या फिर वो विकलांग हो, ठीक, महिला में भी सामान्य महिला और या फिर वो विकलांग महिला। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष और महिला, सामान्य पुरुष, सामान्य महिला हो या विकलांग हो, सभी को 10 सेकंड के अंतर्गत 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। ये क्या बता रहा है? विधि के समक्ष समानता दर्शा रहा है, यानी कानून के समक्ष सभी क्या है? समान। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखना कानून का समान संरक्षण क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखना कि जो पुरुष है, सामान्य पुरुष के समान सामान्य महिला दौड़ नहीं सकती। पुरुष तेज दौड़ेंगे, महिला धीरे दौड़ेगी, पहली चीज। उसके अलावा सामान्य पुरुष के समान विकलांग पुरुष दौड़ नहीं सकता। फिर उसके बाद सामान्य पुरुष के समान विकलांग महिला भी नहीं दौड़ सकती और सामान्य महिला के समान विकलांग महिला भी नहीं दौड़ सकती। अतः इनको कैटेगरी वाइज अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाए, अलग अलग इनके जो मापदंड है वो अलग अलग तय किया जाए शारीरिक दक्षता का, फिर उस आधार पर इनकी भर्ती करवाई जाए। ये है कानून का समान संरक्षण, जो अवधारणा अपन ने कहाँ से ली है? यूएसए से ली। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दो बातें हैं अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, विधि के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से ग्रहण किया है और कानून का समान संरक्षण जो यूएसए से ग्रहण किया है। फिर इसी कड़ी में दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल 14 अपन ने समझा, फिर बात करेंगे अपन आर्टिकल 15 के ऊपर। देखना दोस्तों, अपन बात करेंगे अनुच्छेद 15। किसकी बात करते हैं प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 15। ध्यान से देखना दोस्तों, अनुच्छेद 15 नाम का कोई अनुच्छेद नहीं है। ये अनुच्छेद 15 नहीं है, इसके अंदर भाग है 15 फर्स्ट, 15 सेकंड, 15 थर्ड, 15 फोर्थ, 15 फाइव और 15 6 और ये हो गया 15 6, यानी इसके 6 भाग है। मूल कोई 15 नाम का अनुच्छेद नहीं है, इसके
इसके क्या है पार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा आगे ध्यान से समझना। अनुच्छेद सबसे पहले 15 जो आपका फर्स्ट है, वो 15 फर्स्ट क्या कहना चाहता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। 15 फर्स्ट ये कह रहा है कि, पहले थोड़ा ध्यान से देखना, 15 फर्स्ट क्या कह रहा है कि राज्य, क्या कह रहा है दोस्तों, राज्य किसी भी व्यक्ति, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ नागरिक नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है व्यक्ति, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म मूल वंश, ठीक है मेरे दोस्तों, जन्म स्थान, ठीक दोस्तों, और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य को रोका जा रहा है दोस्तों। इसीलिए शुरुआत में अपन ने पढ़ा है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है वो प्रकृति कैसी है, प्रकृति नकारात्मक है। प्रकृति कैसी प्यारे दोस्तों, नकारात्मक प्रकृति। नकारात्मक प्रकृति क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ किसी को रोका जा रहा, निषेध किया जा रहा है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी मानी गई है, प्रकृति को नकारात्मक माना गया है। राज्य को बार बार अपन देखेंगे आर्टिकल्स के अंदर, राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता, राज्य के ऊपर रोक है, राज्य को बार बार रोका गया है, इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, नंबर 1 जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर, कितने आधार बताए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ध्यान रखना, कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितने आधार पर भेदभाव पर अनुच्छेद 15 फर्स्ट सर्कुलर फर्स्ट के तहत राज्य को रोका गया है भेदभाव करने से, तो 5 आधार है, जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान तथा लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। ये आपके कहां पर उल्लेखित है, अनुच्छेद 15 फर्स्ट में उल्लेखित है दोस्तों, ध्यान देना। तो ये बातें हैं अनुच्छेद फर्स्ट के अंतर्गत। फिर अपन बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 15 टू के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 15 टू भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 15 टू क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर एक बार फिर राज्य को रोका गया है। राज्य भोजनालय, दुकान, सरकारी संस्था, सार्वजनिक तालाब, ध्यान रखना, सार्वजनिक तालाब, स्नानागार, ठीक है दोस्तों, सार्वजनिक कुएं, देखो ध्यान से देखना, राज्य भोजनालय, दुकान, सरकारी संस्था, सार्वजनिक तालाब, स्नानागार, कुएं, सिनेमाघर या मनोरंजन स्थान, राज्य भोजनालय, दुकान, सरकारी संस्था, सरकारी ऐसी सामुदायिक भवन वगैरह, सार्वजनिक तालाब, स्नानागार, कुएं, मनोरंजन आदि के आधार पर
इन सभी के आधार पर राज्य किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य दोस्तों ध्यान रखना। यहाँ एक बार फिर राज्य के ऊपर निषेध लगाया गया, रोक रही, राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है दोस्तों ध्यान रखना। तो किस आधार पर किसी भी भोजनालय पर किसी एक व्यक्ति जैसे उच्च कुल का व्यक्ति है या निम्न कुल का व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है बेचारा या कोई अमीर व्यक्ति इस भोजनालय को ऐसा नहीं है। दुकान की ऐसी इस दुकान के ऊपर गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता, अमीर व्यक्ति जा सकता है या किसी भी जाति का व्यक्ति नहीं जा सकता या कोई सरकारी संस्था है उस पर फलानी जाति का व्यक्ति उपयोग नहीं ले सकता उस संस्था को। ऐसा कोई भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। अगर राज्य करता है तो राज्य संविधान का क्या कर रहा है दोस्तों, उल्लंघन कर रहा है। सार्वजनिक तालाब सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। स्नानागार सभी स्नानागार के सभी किसी भी जाति पंथ का व्यक्ति हो सभी के लिए खुले हुए हैं। कुएं सभी आराम से कुएं पर पानी पी सकते हैं। मनोरंजन का स्थान हो, इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता कौन राज्य। ये दो तथ्य पढ़ने पड़े हैं, अनुच्छेद 15 फर्स्ट और अनुच्छेद 15 सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों ध्यान से देखना। अनुच्छेद 15 फर्स्ट में भी आपने देखा राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म मूल वंश जन्म स्थान व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और यहाँ पर मैंने देखा राज्य भोजनालय दुकान सरकारी संस्था सार्वजनिक तालाब स्नानागार खुले मनोरंजन स्थान आदि के आधार पर किसी को रोक नहीं सकता या भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य क्या दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ ये है कि अनुच्छेद 15(2) के अंदर अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन बनता है तो राज्य मंदिर के लिए यहाँ पर कि राज्य मंदिर में जाने से नहीं रोक सकता या भेदभाव नहीं कर सकता, यहाँ मंदिर का उल्लेख नहीं है दोस्तों। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है। तो मंदिर के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 में है। इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना है कि मंदिर में जाने से किसी को रोक नहीं सकता राज्य या कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो नागरिकों के साथ मंदिर में जाने से भेदभाव कर सकती है। इसका उल्लेख आपके कहाँ पर है, अनुच्छेद 25 में दोस्तों। चलो मित्रों, अपन ने अनुच्छेद 15 फर्स्ट व अनुच्छेद 15 सेकंड का अध्ययन कर लिया। आपको मेरे हिसाब से आपको ये अच्छा समझ में आया होगा अनुच्छेद 15 फर्स्ट और अनुच्छेद 15 सेकंड। एक बार फिर इसको ध्यान से देख लेना दोनों को, अनुच्छेद 15 फर्स्ट को भी ध्यान से पढ़ो और अनुच्छेद 15(2) को भी ध्यान से पढ़ो। बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर 5 बातें ध्यान में रखनी है। जाति धर्म मूल वंश जन्म स्थान व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर 15(2) को आप ध्यान से देखना, राज्य भोजनालय दुकान सरकारी संस्था सार्वजनिक तालाब स्नानागार कुएं व मनोरंजन के आदि स्थान जो है यहाँ पर कोई भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। लेकिन मंदिर के आधार का उल्लेख अनुच्छेद 25 में है। यहाँ तक की बातें अपन ने अध्ययन की है दोस्तों। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और अपन समानता के अधिकार को पढ़ रहे हैं। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक उल्लेखित है दोस्तों। इसी कड़ी में अपन ने अनुच्छेद 15 को आराम से पढ़ा, कोई का 15 फर्स्ट पढ़ा, 15 सेकंड पढ़ा। अब अपन दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 15 थर्ड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 15 थर्ड क्या कहता है, ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए, राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। आप लोगों को पता है कि लेडीज फर्स्ट या बच्चों के लिए या लेडीज के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं, बहुत सारे विशेष प्रबंध, बहुत सारी छूट दी जाती है राज्य द्वारा। तो जो विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं वो सभी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रबंध का उल्लेख आर्टिकल 15(3) के आधार पर किए जा रहे हैं दोस्तों। अभी अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 15 फर्स्ट कह रहा है जाति धर्म मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर
वापस अनुच्छेद 15(3) में संविधान निर्मात्री सभा ने उल्लेखित किया कि महिलाओं तथा बच्चों का ध्यान रखते हुए इनके लिए राज्य विशेष प्रबंध कर सकता है। फिर दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 15(4) का। इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 15(4) देखना, अनुच्छेद 15(4) क्या कहना चाह रहा है। अनुच्छेद 15(4), फिर उसके बाद अनुच्छेद 15(5) और फिर उसके बाद अनुच्छेद 15(6), इनको समझ लेना दोस्तों। अनुच्छेद 15(4) शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में पिछड़े वर्ग जो आपके हैं, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। फिर ध्यान से देखना दोस्तों, सभी को एक साथ समझाऊंगा। अनुच्छेद 15(5) को देखना, उच्च शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए या वर्गों के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश जब दिया जाता है, प्रवेश के दौरान पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान राज्य करेगा। ठीक है दोस्तों। फिर अनुच्छेद आगे बढ़ेंगे 15(6), 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या बात है, ध्यान से देखना, सामान्य वर्ग, सवर्णों के लिए बात हो रही है। सामान्य वर्ग के लोगों को या के व्यक्तियों को शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान अब समझना दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) ये कह रहा है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश के दौरान, यहाँ पर भी ध्यान रखना, प्रवेश के दौरान पिछड़े वर्गों को, यानी यहाँ बात हो रही है अनुसूचित SC व ST, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षण संस्थाओं में आप लोगों ने देखा होगा कि इनको विशेष प्रावधान दिया हुआ है, इनकी विशेष छूट होती है, सीटों को लेकर इनकी विशेष छूट होती है, बहुत सारी चीज़ों में जैसे फीस वगैरह में इनकी बहुत सारी छूट होती है। तो जो पिछड़े वर्ग है इनको जो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के दौरान जो छूट है उसका उल्लेख अनुच्छेद 15(4) कर रहा है। शिक्षण संस्थाओं की बात हो रही है, यहाँ उच्च शिक्षण संस्थाओं, कॉलेज, महाविद्यालयों की बात नहीं हो रही है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC/ST, उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC/ST के लिए ST/SC के बच्चों को, SC/ST के बच्चे अगर उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले रहे हैं तो वहां पर उनके लिए जो विशेष प्रावधान है, छूट वगैरह है, उसका उल्लेख आर्टिकल 15(4) में किया हुआ है दोस्तों। फिर उसके बाद आ जाओ दोस्तों अनुच्छेद 15(6),
ये दोस्तों हाल ही में 2019 में जुड़ा हुआ है। 103वां संविधान संशोधन हुआ और 103वें संविधान संशोधन के तहत जो सामान्य वर्ग है, जो सवर्ण है, सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेते समय उनके लिए भी विशेष छूट का प्रावधान या विशेष रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पर किया हुआ है दोस्तों। तो ये था आपके 15 अनुच्छेद। मूल कोई अनुच्छेद 15 नहीं है, इसके भाग है 1 2 3 4 5 6। 15(1) पढ़ा इससे पहले, फिर 15(2) पढ़ा, फिर उसके बाद अपन ने 15(3) पढ़ा। 15(3) एक बार वापस समझा देता हूँ। 15(3) क्या है? महिलाओं तथा बच्चों की बात हुई थी। महिलाओं तथा बच्चों की बात हुई थी दोस्तों। महिलाओं तथा बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रबंध करेगा या विशेष प्रावधान करेगा। इसका उल्लेख आर्टिकल 15(3) में दोस्तों। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। फिर इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 16 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है देखना प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 16 की बात करेंगे। मूल अनुच्छेद 16 कुछ भी नहीं है। इसमें भी अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद 16 फर्स्ट, 16 सेकेंड, 16 थर्ड, 16 फोर्थ, 16 फाइव और 16 सिक्स है। तो दोस्तों अनुच्छेद 16 फर्स्ट क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना। अनुच्छेद 16 फर्स्ट में लिखा हुआ है कि राज्य लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा या पद ग्रहण के समय भेदभाव नहीं करेगा। कौन दोस्तों? राज्य। यहाँ एक बार फिर राज्य को रोका जा रहा है। तो राज्य पद ग्रहण के समय कोई भेदभाव नहीं, यानी सरकारी नौकरियों के समय, सरकारी नौकरी प्राप्त करते समय किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि आरक्षण है फिर भेदभाव तो हो रहा है, तो इसकी बात अपन दोस्तों इसी के साथ आगे करते हैं। देखना प्यारे मित्रों, अनुच्छेद 16(2) क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अनुच्छेद 15 में अपन ने देखा था कि भेदभाव पर जो राज्य पर पाबंदी लगाई गई, राज्य इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। उसमें था एक, तो क्या था उसमें, ध्यान से देखना आप लोग। उसमें था जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध तो अनुच्छेद 15 में पढ़ा अपन ने। और जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, उद्भव तथा निवास स्थान, ये 2 आधार और जोड़े गए दोस्तों, निवास स्थान और उद्भव। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 16 में 7 आधारों पर राज्य को रोका गया, बल्कि अनुच्छेद 15 में अपन ने 5 ही पढ़े थे। यहाँ पर कितने आधार पर राज्य को रोका गया दोस्तों? 7 आधार पर। जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, उद्भव, यहाँ और नया जुड़ गया, और निवास स्थान भी यहाँ पर क्या जुड़ गया दोस्तों? नया जुड़ गया। तो इन कितने आधारों की बात हो रही है? इन 7 आधारों के आधार पर राज्य को रोका गया है मित्रों दोस्तों। फिर इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 16 फर्स्ट एक बार वापस, पद ग्रहण के समय राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। और यहाँ पर 16(2) में है जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, भेद और उद्भव तथा निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ तक अपन ने समझा दोस्तों। फिर अपन बात करेंगे अनुच्छेद 16(3) के बारे में। देखो दोस्तों,
अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 16(3) क्या कह रहा है। अनुच्छेद 16(3) यहाँ पर ये लिखा हुआ है, राज्य निवास स्थान के आधार पर, राज्य निवास स्थान के आधार पर, राज्य निवास स्थान के आधार पर, किसकी बात हो रही दोस्तों, निवास स्थान, भूमि पुत्र की अवधारणा आपने पढ़ी होगी। निवास स्थान के आधार पर राज्य क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। कौन कर सकता है दोस्तों, राज्य। आप लोगों ने देखा होगा कि अदर स्टेट के अंदर जब वैकेंसी निकलती है तो वर्तमान जिस स्टेट के निवासी है उस स्टेट में किसी भी आप कैटेगरी में आ रहे हो, अदर स्टेट के अंतर्गत आप जनरल कैटेगरी में आते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि आर्टिकल 16(3) में ऐसा लिख रखा है कि राज्य अपने स्तर पर ऐसा प्रावधान कर सकता है कि निवास स्थान के आधार पर वह भेदभाव, यानी पर्टिकुलर जिस राज्य के वो निवासी है उसको विशेष अलग से कुछ प्रावधान के तहत अलग से उनको बढ़ावा देने के लिए छूट दी गई है कि जो अदर राज्य के जो कैंडिडेट यहाँ भाग लेंगे भर्तियों में वो जनरल कैटेगरी में ही माने जाएंगे। तो यहाँ पर भेदभाव की बात हो गई। अब तक अपन पढ़ रहे थे कि भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16(1) में अपन ने पढ़ा था कि पद ग्रहण के समय आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। फिर 16(2) में पढ़ा कि आप जन्म, जाति, आप धर्म, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और 7 चीजें अपन ने पढ़ी थी। निवास स्थान नया जोड़ा था और आपके जन्म स्थान, मूल वंश, 7 आधारों पर अपन ने पढ़ा कि राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अपन ने एक अलग सी बात अपने सामने आ गई, अनुच्छेद 16(3) को ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ राज्य भेदभाव कर रहा है और किस आधार पर, निवास स्थान के आधार पर। आप लोगों ने देखा होगा अदर स्टेट के अंतर्गत अगर वैकेंसी में भाग लेते हैं तो वहाँ भेदभाव हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है। आप लोग सोचते हैं कि यहाँ अगर मैं SC कैटेगरी में आ रहा हूँ तो वहाँ जनरल में आ रहा हूँ, यहाँ अगर मैं ST में आ रहा हूँ वहाँ जनरल में आ रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि निवास स्थान के आधार पर राज्यों को अपने स्तर पर विशेष प्रावधान या छूट देगा, वहाँ के लोगों को छूट देने के लिए यहाँ पर अधिकार दिया हुआ है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने अनुच्छेद 15 फर्स्ट, 15 सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 पढ़ा, 16 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़ा। अब अपन बात करेंगे 16 फोर्थ के बारे में दोस्तों। 16 फोर्थ के बारे में बात होगी। यहाँ पर जो अनुच्छेद 16 फोर्थ है ये एक बार फिर रिजर्वेशन की बात करेगा दोस्तों। किसकी बात करेगा? आरक्षण की बात करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, मित्रों, इसमें फिर एक बार आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ आरक्षण 2 प्रकार से दे देगा दोस्तों। यहाँ किस आधार पर आरक्षण है? सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से, ध्यान रखना दोस्तों, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से यहाँ पर आरक्षण की बात की गई है दोस्तों। फिर अगर अपन बात करें आगे अनुच्छेद 16(5) की बात करते हैं तो अनुच्छेद 16(5) में क्या है? अनुच्छेद 16(5) में ये लिखा हुआ दोस्तों, ध्यान से देखना। अनुच्छेद 16(5) ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी संस्था है, कोई भी ऐसी संस्था है, उस संस्था के अंदर जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, वो उस संस्था या वर्ग, जिस वर्ग की वह संस्था है, वर्ग की वह क्या है? वह संस्था है। उस संस्था के अंतर्गत जो उच्च अधिकारी है, जरूरी नहीं कि वह उसी कैटेगरी के हो, उसी वर्ग के हो, उसी जाति के हो, वो अन्य जाति के भी बन सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि अनुसूचित जाति आयोग है, तो जरूरी नहीं है कि अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष या जो सदस्य है वो अनुसूचित जाति के ही होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह आपके 16(5) कह रहा है। फिर उसी के साथ दोस्तों ध्यान में रखना, जैसे एक और उदाहरण दूँ, अनुसूचित जनजाति आयोग है तो जरूरी नहीं जनजाति का व्यक्ति वहाँ बनेगा, या महिला आयोग है तो जरूरी नहीं कि महिला आयोग में अध्यक्ष महिला ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे अनुच्छेद 16(6) की बात करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 16(6) क्या कहना चाह रहा है? देखना दोस्तों, प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये नया अनुच्छेद जुड़ा है, 103वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, और ये 103वां संविधान संशोधन हाल ही में 2019 में हुआ। थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि
चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना। 103वें संविधान संशोधन को अभी अपना हाल ही में अनुच्छेद 15(6) में भी बढ़ा। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में क्या अंतर है, थोड़ा एक बार फिर ध्यान से सुनना दोस्तों। अनुच्छेद 15(6) तो ये कहना चाहता है कि जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति है, जो सामान्य वर्ग की जो व्यक्ति है, सामान्य वर्ग की जो व्यक्ति है, सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को जो आरक्षण दिया गया है 10% आरक्षण, जिसके हाल ही में 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को जो आरक्षण दिया गया है 10%, इसकी बात हो रही है। ये आरक्षण जो दिया गया है यहाँ पर 15(6) के अंतर्गत तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के दौरान है दोस्तों, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के दौरान आरक्षण जो दिया गया उसकी बात हुई दोस्तों। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण सामान्य वर्ग के जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, सामान्य वर्ग में भी जो किस दृष्टि से दोस्तों, सामान्य वर्ग में भी जो आर्थिक दृष्टि से क्या है पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के दौरान जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो आर्टिकल आपके 16(15)(6) है। 16(6) की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य वर्ग के, यहाँ ध्यान से देखना दोस्तों, सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए जो लोग हैं, आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं, सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनको सरकारी नौकरियों में दोस्तों, कहाँ पर, सरकारी नौकरियों में जो 10% अभी हाल ही में आरक्षण मिला है, वो एक नया अनुच्छेद जोड़कर दिया गया, वो है आपके अनुच्छेद 16(6). ये आपके 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा हुआ है। और इसी के साथ अपन ने अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 16 का क्या कर दिया मित्रों, अध्ययन कर लिया। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। हमारे अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज की जो यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को ग्रुप में भेजते रहे दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके।